दोस्तों अभी हाल ही में मैं 13 जून को इजराइल ने ईरान के नातांज, इस्फहान और फोर्डो जैसे कई परमाणु ठिकानों पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया। इस हमले में ईरान के 20 सैन्य कमांडर और 6 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 25 जून तक ईरान में 610 लोग मारे गए और 4,446 लोग घायल हुए। जवाब में ईरान ने उसी दिन से ऑपरेशन सिवियर पनिशमेंट के तहत इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे खैबर शिकन, कियाम और खोरम शहर और 100 से अधिक ड्रोन दागे। इन हमलों ने तेल अवीव, हाइफा, रमत गन, बने ब्राक और तमरा जैसे शहरों को निशाना बनाया, जहां हाइफा के बाजन तेल रिफाइनरी और रमत गन में रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान हुआ। दोस्तों, 13 जून को हुए इस अटैक के पीछे का कारण ईरान का परमाणु प्रोग्राम है। चुपके से या कहे कि बिना आईएईए की परमिशन के परमाणु बम बनाने की कोशिश में लगा है। और इजराइल नहीं चाहता कि ईरान एटॉमिक पावर बने, क्योंकि इससे इजराइल के वजूद को खतरा हो सकता है। इस ऑपरेशन लॉन्च के अगले दिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने से मात्र 15 दिन दूर था, जो इजराइल के लिए एक अस्तित्वकारी खतरा था। नेतन्याहू ने दावा किया कि इजराइल की खुफिया जानकारी के अनुसार ईरान का नातांज, इस्फहान और फोर्डो जैसे परमाणु संयंत्रों में यूरेनियम संवर्धन तेजी से बढ़ रहा था और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए ने 12 जून को ईरान को परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन करने वाला पाया था। दोस्तों, ये बात अच्छे से जानते हैं कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इनके बीच आपसी हमले कई दशकों से चलते आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम ईरान और इजराइल के बीच रिश्ते कैसे हैं, ट्रेड है या नहीं, किसने कब कितने हमले किए, इन सब चीजों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम इजराइल देश बना कैसे इस बात को समझेंगे। इजराइल कब बना, किसने बनाया, और जहां 1948 से पहले वर्ल्ड मैप पर फिलिस्तीन देश नजर आता था, अब वो इजराइल कैसे बन गया। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इसी वीडियो में जानेंगे और इजराइल देश कैसे बना इसका पूरा इतिहास समझेंगे। दोस्तों, बात है प्रथम विश्व युद्ध की। सन 1914 से 1918 जब विश्व के कई बड़े देशों के बीच ये युद्ध चल रहा था। इस युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच तनाव से हुई, जब 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज फ्रांस फर्डिनेंड की सर्बिया में हत्या कर दी गई। इसके परिणाम स्वरूप गठबंधनों और संधियों के कारण यह स्थानीय विवाद एक विश्वव्यापी युद्ध में बदल गया। एक तरफ मित्र राष्ट्र एलाइड पावर्स थे, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, सर्बिया और अन्य छोटे देश शामिल थे। दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियां सेंट्रल पावर्स थीं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, तुर्की और बुल्गारिया शामिल थे। युद्ध की शुरुआत में ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया, जिसके जवाब में रूस ने सर्बिया का समर्थन किया। इसके बाद जर्मनी ने रूस और फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और ब्रिटेन ने बेल्जियम की तटस्थता का उल्लंघन होने पर जर्मनी के खिलाफ युद्ध में प्रवेश किया। धीरे धीरे गठबंधनों के कारण अन्य देश भी इस युद्ध में शामिल हो गए, जिससे यह एक वैश्विक संघर्ष बन गया। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी में वहां की कुल आबादी का लगभग 1% यानी करीब 6 लाख यहूदी रहते थे। उस दौर में जर्मनी में ज़ायनिज़्म मूवमेंट अपने चरम पर था। इस मूवमेंट का मकसद था कि यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक स्वतंत्र यहूदी नेशन स्टेट स्थापित किया जाए। ये आंदोलन 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। दुनिया भर में जहां कहीं भी यहूदी थे, वो अपने लिए एक अलग होमलैंड की मांग कर रहे थे। इस वजह से काफी संख्या में यहूदी अपने मूल स्थानों को छोड़कर फिलिस्तीन में जाकर बसने लगे थे। ये वो समय था जब यहूदी कम्युनिटी अपने आइडेंटिटी और फ्यूचर को लेकर बहुत पैशनेट थी और ज़ायनिज़्म ने उन्हें एक नया होप दिया कि वो एक ऐसा देश बना सकते हैं जो सिर्फ उनका हो। इस मूवमेंट ने न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया के यहूदियों को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों,
इसी समय ब्रिटेन ने ज़ायनिज़्म मूवमेंट का फायदा उठाने की एक चालाकी भरी प्लान बनाई। उस समय जर्मनी में रह रहे यहूदियों को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन ने कदम उठाया। इसी बीच 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के विदेश मंत्री आर्थर जेम्स बैल्फोर ने जर्मनी में ज़ायनिज़्म मूवमेंट के बड़े सपोर्टर और यहूदी कम्युनिटी के मेन लीडर लॉर्ड वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड को एक लेटर भेजा। इस लेटर में लिखा था कि ब्रिटेन फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग नेशनल होमलैंड बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, यही लेटर जो ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए भेजा था, बैल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से फेमस हुआ, और आज हम वर्ल्ड मैप पर जो इज़राइल देखते हैं वो इसी बैल्फोर डिक्लेरेशन का नतीजा है। ब्रिटेन की इस स्ट्रैटेजी ने न सिर्फ यहूदियों को एक नया होप दिया, बल्कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को भी पूरी तरह बदल दिया। दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध 1918 में खत्म हुआ तो इसने दुनिया का पॉलिटिकल मैप पूरी तरह बदल दिया। अलाइड पावर्स ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि की जीत और सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद कई बड़े एम्पायर्स टूट गए। ट्रीटी ऑफ वर्साइल ने जर्मनी को कड़ी सजा दी। उसका बहुत सारा टेरिटरी छिन गया, जैसे अल्सेस लोरेन फ्रांस को दे दिया गया और पोलैंड को कुछ हिस्से मिले। ऑस्ट्रिया हंगरी टुकड़ों में बंट गया, जिससे ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया जैसे नए देश बने। ओटोमन साम्राज्य भी खत्म हो गया और इसके हिस्सों पर ब्रिटेन और फ्रांस ने कब्जा कर लिया, जैसे ब्रिटेन को इराक और फिलिस्तीन मिला, जबकि फ्रांस को सीरिया और लेबनान। लीग ऑफ नेशंस ने इन टेरिटरीज को मैंडेट्स के तौर पर बांटा। रूस में बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 के बाद सोवियत संघ उभरा और कई छोटे देश जैसे पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया स्वतंत्र हुए। इस युद्ध ने न सिर्फ बॉर्डर्स बदले बल्कि जियोपॉलिटिकल पावर को भी शिफ्ट कर दिया, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस सुपर पावर बने। लेकिन जर्मनी में आर्थिक संकट और गुस्से ने बाद में द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। कुल मिलाकर इस युद्ध ने वर्ल्ड मैप को रीड्रॉ किया और दुनिया की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। 30 जनवरी 1933 को जर्मनी में नाज़ी पार्टी सत्ता में आई और एडोल्फ हिटलर को चांसलर बनाया गया। नाज़ी पार्टी शुरू से ही यहूदियों के खिलाफ थी और उनका मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का जिम्मेदार यहूदी थे, जिन्होंने कथित तौर पर देश के साथ गद्दारी की। सत्ता में आते ही नाज़ियों ने यहूदी विरोधी पॉलिसीज लागू कर दी। 7 अप्रैल 1933 को लॉ फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द प्रोफेशनल सिविल सर्विस पास किया गया, जिसके तहत यहूदियों को सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया। 9-10 नवंबर 1938 को क्रिस्टैलनाख्ट हुआ, जिसमें नाज़ी समर्थकों ने यहूदियों के घर, दुकानें और सभा स्थलों को तोड़-फोड़ कर नष्ट कर दिया। 1941 में हिटलर ने हॉलोकॉस्ट शुरू किया। एक सुनियोजित और ऑर्गेनाइज्ड मास किलिंग थी, जिसमें यहूदियों को मुख्य टारगेट बनाया गया। लाखों यहूदियों को ट्रेनों में भरकर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जैसे ऑश्विट्स और दachau भेजा गया, जहां उन्हें फोर्स्ड लेबर, भूखमरी और बीमारियों का सामना करना पड़ा। 1933 से 1945 तक चले इस हॉलोकॉस्ट ने यहूदी समुदाय को भयानक पीड़ा दी और दुनिया के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ा। हॉलोकॉस्ट के दौरान, जो 1933 से 1945 तक चला, लगभग 60 लाख यहूदियों को बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन जो लोग इस भयानक ट्रेजेडी से बच गए, उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की ठानी। इनमें से बहुत सारे यहूदी पैलेस्टाइन चले गए। 1930 के दशक में हिटलर की वजह से लगभग 2.5 लाख यहूदी जर्मनी छोड़कर पैलेस्टाइन में जाकर बस गए। दोस्तों, 1945 तक पैलेस्तीन में लगभग 5.5 लाख यहूदी बस चुके थे, जो वहां की कुल आबादी का 30 से 33% हिस्सा था। अब जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा पॉपुलेशन चंक किसी दूसरे धर्म के लोगों का किसी देश में होगा, तो टकराव तो होना ही था। यही हुआ।
यहूदियों और पैलेस्टीनियंस के बीच जमीन को लेकर झगड़े शुरू हो गए। 1947 आते आते ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि यूनाइटेड नेशंस पर इसे सुलझाने का भारी दबाव पड़ा। नतीजतन यूएन ने 1947 पार्टीशन प्लान के तहत फैसला लिया कि पैलेस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा ज्यूइश स्टेट के लिए और दूसरा अरब पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए। उस समय यहूदियों की आबादी सिर्फ 33% थी, लेकिन उन्हें 56% से ज्यादा जमीन दे दी गई, जबकि 66% वाली फिलिस्तीनी आबादी को सिर्फ 43% हिस्सा मिला। यहूदियों ने इस प्लान को फटाफट एक्सेप्ट कर लिया, पर फिलिस्तीनी और अरब देश इससे काफी नाराज हुए और कुछ समय बाद 14 मई 1948 को फिलिस्तीन में युगी का एक नया देश बन गया, जिसे आज हम इजराइल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस तरह बना था इजराइल, और इसके बनते ही अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर अटैक कर दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे इजराइल के बनने के बाद का इतिहास।